बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ईयर में आज हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो टॉपिक है उसका नाम है डिज़ीज़ कंट्रोल। तो हम लोग आज डिज़ीज़ कंट्रोल पढ़ेंगे। डिज़ीज़ कंट्रोल। इसे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने बायोलॉजी एंड इट्स सर्विस टू मैनकाइंड पढ़ा था कि बायोलॉजी की इंसानियत के लिए क्या खिदमात हैं। तो ये भी उसी के साथ ही जो है इंटरलिंक करता है अगर देखा जाए तो, कि इसमें हम लोग कैसे डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं इफ़ेक्टिवली। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग फिर यहाँ पे बायोलॉजी का तस्करा कर सकते हैं कि ड्यू टू बायोलॉजिकल साइंसेस के बायोलॉजी की वजह से ही आज हम लोगों को इस बात का पता है कि हमें कौन सी बीमारी जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी हमारी बॉडी में वो कैसे दाखिल होता है। तो अगर हम उन चीज़ों से एहतियात कर लें तो हम लोग बीमार होने से बच सकते हैं। यानी बीमार होने से पहले जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उन्हीं को ही हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं। आज हम लोगों को मालूम है किसी भी बीमारी का कॉजेटिव एजेंट यानी कॉजेटिव एजेंट का मतलब ये है कि कौन सी बीमारी किस जम से हो रही है, और दूसरा हम लोगों को मालूम है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि ये हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होता है। तो अगर हम लोग इसको अपनी बॉडी में दाखिल ना होने दें तो हम लोग प्रिवेंशन करें, एहतियात करें, तो हम लोग जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल बुक के हवाले से देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे एक बीमारी है सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो है एक वायरस जिसको कहते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इस तरह से ये बीमारी जो है एड्स इंसान को हो जाती है। अब ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि ये हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अगर हम इन चीज़ों को देख लेंगे तो हम लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो इसमें आ जाएगा फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर 2 पे आप लोग बता सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मुराद ये होती है कि जब किसी शख्स, कोई डोनर अगर किसी रेसिपिएंट को ब्लड देता है तो उसमें चेक कर लें, उसकी स्क्रीनिंग कर लें, ब्लड की स्क्रीनिंग कर लें और देख लें कि उस ब्लड के अंदर कहीं ये वायरस मौजूद तो नहीं है। तो इस वजह से भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा स्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑपरेशन के दौरान यूज़ होते हैं, उसको यूज़ करने से पहले उनको अच्छे तरीके से स्टेरलाइज कर ले ताकि दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल होने से पहले उसके तमाम के तमाम जो वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि ये बीमारी जो है वो दूसरे में शिफ्ट या ट्रांसफ़र ना हो। तो ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर में आती हैं और इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। इसी तरह बुक के अंदर एक और बीमारी भी लिखी है, हेपेटाइटिस जो है ये H वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है, और ये तकरीबन वैसे ही
ट्रांसफ्यूज़ होती है, जैसे कि एड्स के है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए, स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं यूज़ करेंगे उसके ज़रिए। तो अगर हम इन चीज़ों को से बचते रहेंगे तो बीमारी का जो मिशन है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं प्रिवेंशन, यानी एहतियाती तदाबीर। और सबसे नंबर 1 पे होना भी यही चाहिए कि इंसान को अपनी पूरी एफ़र्ट करनी चाहिए कि इंसान पहली बात तो ये है बीमार हो ही ना, और बीमार ना होने का वाहिद तरीक़ेकार फिर ये है कि प्रिवेंशन इसमें हो जाती है। नंबर 2, दूसरा तरीक़ेकार जो कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बीमारी के अगेंस्ट, क्योंकि हम पढ़ भी यही रहे हैं डिजीज़ कंट्रोल, वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दाखिल करना, ऑफ वीकेंड और पार्ट ऑफ जर्म, आगे लिख दें एटीन्यूएटेड, in order to stimulate immune system। यानी बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं होती, बेसिकली वो एक ऐसे जरासीम होते हैं जिनको हम एटीन्यूएट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं और फिर बॉडी में दाखिल करते हैं। या उस जर्म का कोई हिस्सा होता है जो बॉडी में तो चला जाता है लेकिन वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं होता, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ये समझता है कि सचमुच का कोई जरासीम आ गया है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एंड वंस द एंटीबॉडीज़ हैज़ बीन क्रिएटेड, तो फिर आप लोगों को हमेशा के लिए उस बीमारी से आप लोग बच जाएंगे। तो ये है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। बहुत सी दुनिया में बीमारियां हैं जो कि आज हम लोग, बैक्टीरियल हो, वायरल हों, जो कि हम लोग इस तरह वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी से अपने आप को बचाते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें पोलियो है, ठीक है, इसके अलावा इसमें वूपिंग कफ है, मम्प्स है, मीज़ल्स हैं। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम लोग वैक्सीनेशन से पहले ही हम लोग ये वैक्सीन करवा के हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब इसका क्रेडिट जो है किसको जाता है? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की हेडिंग हम लोग बना सकते हैं। डिस्कवरी इसकी जो थी वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने 1906 में, ठीक है, काउ पस जो है, काउ पस को यूज़ किया एज अ वैक्सीन और किस इंसान के अंदर को लगा दिया और इंसान के अंदर इस काउ पस ने एज अ वैक्सीन के तौर पे काम किया। और इंसानों में कौन सी बीमारी से इंसान बच गया? उसका नाम था स्मॉल पॉक्स। तो इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले जो काऊ पस थी, यानी काऊ के ऊपर जो पस थी, उसको ही इंसान के ऊपर जो है उसने अप्लाई किया और इंसान को एक बीमारी से होने से बचा लिया, स्मॉल पॉक्स से। तो इसी वजह से काऊ पस को ही हम लोग वैक्सीन सबसे पहले मानते हैं। और ये इसी वजह से वैक्सीन जो है, ये वर्ड भी इसी वजह से आया है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका, और वैका का मतलब क्या होता है? काऊ। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो इन बीमारियों को हम लोग जो हैं, ख़ास तौर पे वायरल डिजीज़ जो हैं, और इनको हम लोग वैक्सीन और शॉट्स के ज़रिए इनसे हम लोग बच सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके अलावा नंबर 2 पे अगर नंबर 3 पे चलें तो उसमें तीसरी चीज़ क्या है? वो है बीमारी कंट्रोल करने का तरीका, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव मेजर्स।
क्योरेटिव मेजर्स बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये तब आप लोग अप्लाई करते हैं अपने ऊपर जब इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। पहली जो दोनों हैं, यानी कि जिसको हमने क्या कहा, प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन, भी बीमार होने से पहले एहतियाती तदाबीर में आ जाती हैं, ये बीमार होने से पहले की जाती हैं। लेकिन क्योरेटिव मेजर्स क्या हैं कि जब इंसान बीमार हो चुका हो तो फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको आगे हम दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले है ड्रग ट्रीटमेंट, किसी ड्रग के ज़रिए, और दूसरा नंबर 2 जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट के हवाले से देख लेते हैं। तो ड्रग ट्रीटमेंट में बहुत सी ड्रग्स हैं। ड्रग ट्रीटमेंट, एक तो ड्रग ट्रीटमेंट में आप लोगों ने बता दें, सबसे पहले तो आ जाएगा एंटीबायोटिक्स। जब हम किसी भी बैक्टीरियल बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हमें डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि एंटीबायोटिक ये अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट के बाद इसके अलावा हमारे पास एक और तरीक़ेकार भी है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी ये कैंसरस जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको दूर करने के लिए ये यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट। इसके अंदर रेडियोथेरेपी के अंदर हम लोग शॉर्ट वेव जो है रेडिएशंस बॉडी पे हम लोग अटैक करवाते हैं, बॉडी के उस हिस्से पे जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हुआ हो एट रेगुलर इंटरवल्स, और वो शॉर्ट वेव्स जो हैं वो कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम आती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियो जो थेरेपी है। इसके अलावा दूसरी ट्रीटमेंट जो है वो भी कैंसरस के लिए है, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी बॉडी के अंदर मौजूद कैंसरस सेल को मारने के लिए होता है। और ये कीमोथेरेपी बेसिकली है क्या, ये एंटी कैंसरस केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में ब्लड के ज़रिए लगा दिए जाते हैं, और वो ब्लड में जब वो सर्कुलेट करते हैं तो फिर वो जहाँ जहाँ उसको कैंसरस सेल मिलता है तो वो उसको किल करते हैं। अब इसके अंदर जो है ये इनको एक ख़ास इंटरवल पे और केमिकल जो कीमोथेरेपी है उसकी ख़ास डोज लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी तो कैंसर सेल तो मरेगा लेकिन नॉर्मल सेल भी मरेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर केमिकल्स की या कीमोथेरेपी की डोज कम होगी तो फिर कैंसर सेल भी नहीं मरेगा। तो इसमें बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। तो रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट को ये दिया जाता है। उसके बाद लास्टली हम लोग आज जिक्र कर लेंगे जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी अक्सर औकात ही आपको मालूम है शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हम लोग जीन थेरेपी को देख लेते हैं। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द इंसर्शन या आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब निकालना, एंड इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब दाखिल करना, ठीक है, ऑफ नॉर्मल जीन इन प्लेस ऑफ faulty gene, faulty gene in order to cure a disease, to cure a disease। यानी किसी भी बीमारी में जो ख़ास तौर पे वो बीमारियां जो कि पैदाइशी होती हैं, जीन्स के अंदर होती हैं या तो म्यूटेशंस आज जीन के अंदर हैं, तो उसमें से फॉल्टी जीन को निकालना और उसकी जगह पे नॉर्मल जीन यानी हेल्दी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करना या किसी इंसान से हासिल करना और उस फॉल्टी जीन को निकाल के उसमें वो दाखिल कर देना। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी का टायर है वो पंक्चर हो गया है, तो टायर को निकालना, पुराने टायर को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे न्यू टायर जो है वो इंसर्ट कर दिया।
जो कि हेल्दी जीन होगा और उससे जो है वो डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी को ही हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। अब इसमें जीन थेरेपी तो आप लोगों ने ये बता देना है। तो बहुत सी इसके अगर आप एग्ज़ाम्पल देना चाहें, बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो इसमें SCID है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये आप इसके अंदर एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है इसके अंदर। तो गर्ज ये है कि मकसद आज हमारे टॉपिक का ये था कि हमने बीमारी को कंट्रोल करना है। सबसे बेस्ट वे क्या है? प्रिवेंशन। नंबर 2 बेस्ट वे क्या है? इम्यूनाइजेशन। और थर्डली क्या है? थर्डली है आखिरकार एक आखिरी हर्बा जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम ड्रग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग किस में पढ़ेंगे? इसको IDM में। IDM क्या है? IDM कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम कम्बैटिंग डिजीज़, हम बीमारियों से लड़ते हैं, ठीक है। कम्बैटिंग डिजीज़, इसमें हम लोग बीमारियों से लड़ना हमारा मकसद है। यूजिंग ऑल द appropriate और relevant method and by the active participation of the community, यानी लोगों के अंदर आगाही को उजागर करना कि भाई ये बीमारी इस वजह से होती है, इससे हम यूँ बच सकते हैं। और फिर हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में सबसे पहली बात क्या आ जाएगी? प्रिवेंशन। लोगों को पहले ही बता दें प्रिवेंशन, जी आप ये ना करें, पानी को बॉयल करके पिएं, अब खाना खाने से पहले हाथ धो लें। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? प्रिवेंशन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उसकी स्क्रीनिंग कर लें। नंबर 2, जो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है वो हो जानी चाहिए, उसमें भी लोगों को आगाही होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनके बगैर जो है डिज़ीज़ को कंट्रोल करना आसान ना होगा। तो और आखिरकार जो लास्ट स्टेज बचती है जिस पे इंसान को कोशिश करनी चाहिए ना ही पहुंच पाए, वो है ड्रग ट्रीटमेंट। तो इनको इफ़ेक्टिवली और एप्रोप्रिएटली बीमारियों को कंट्रोल करने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं IDM। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।